गुड आफ्टरनून। नंबर चलो 14 9 38 लड़कों की एक कतार में अनुराग का बाएं से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। यदि इसी कतार में नीलेश अनुराग के दाएं 6 स्थान पर है तो बताइए नीलेश का इस कतार में दाएं से कौन सा स्थान है? बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। चलो समझ नहीं आया तो अपन समझा देते हैं। बस समझाने के ही तो काम है अपना। देखो टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी? 38। इसका मतलब कोई भी आपके पास एक क्यू है, टोटल कितने हैं? 38, ठीक है ना। 38 लड़कों की एक कतार में अनुराग बाएं से कौन सा है? 20। मैंने एक बात कही थी, हो सकता है वो आपको समझ ना आई हो। सेम कंडीशन माइनस अपोजिट कंडीशन प्लस। इसमें सेम कंडीशन है या अपोजिट? अपोजिट कंडीशन, ठीक है ना। अब इसने बोला है 38 लड़कों की एक कतार में अनुराग बाएं से 20वां, तो बाएं से कौन है ये? 20। कौन है ये? अनुराग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 9। अब इसने बोला है आगे, यदि इसी कतार में नीलेश अनुराग के दाएं, नीलेश किसके? अनुराग के दाएं, तो इधर ही जाएगा, जाएगा। ऐड कितना करेंगे? 6। तो ये कितना हो गया? 26। इसका मतलब इधर से ये कौन है? 26। तो इसने पूछा है तो बताइए नीलेश का इस कतार में दाएं से, तो इसका मतलब नीलेश का दाएं से तो पूछा है, तो इसका मतलब 38 माइनस 26 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 1 13। एक क्यों जोड़ा है? जब भी मैं स्थान ज्ञात करते हैं तो एक जोड़ते हैं, और टोटल वैल्यू निकालते हैं तो एक माइनस करते हैं, ठीक। 14। क्वेश्चन नंबर 14 यही, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में 39 है इसकी टोटल वैल्यू, ठीक है। चलो अब इसने बोला है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में राम श्याम से आगे 7वें रैंक पर है। राम किससे? श्याम से। ध्यान रखना 39 विद्यार्थियों की कक्षा में राम श्याम से, इसका मतलब राम किससे? श्याम से। कितना आगे? 7 आगे। कौन? राम। इसका इससे 7th आगे है। अब इसने बोला है यदि शाम की रैंक अंतिम से, शाम की रैंक कहां से? अंतिम से। कितनी है? 17 है। तो एक बात बताओ मुझे, ये यहां से कितना है और ये यहां से 7, तो ये डायरेक्टली यहां से कितना होगा? 24। इसका मतलब ये यहां से हो गया 24। अब इसने ये बोला है टोटल कितनी वैल्यू है इसकी? 39। कुल 39 है। तो इसने पूछा है तो बताइए कि राम की आरंभ से रैंक कितनी है? तो राम की आरंभ से तो पूछी है, तो इसका मतलब कितना होगा? 39 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 15 ऐड 1 कितना हो जाएगा? 16, ठीक। एक बात पूछूं, एक बात, मैंने ऐसा नहीं कहा भाई, ऐसा नहीं कहा मैंने। एक बात पूछता हूँ, सिंपल सी बात, ध्यान रखना, एक बात समझाता हूँ। 2 ऐड 2 कितना होता है? कंफर्म है क्या? सोच समझ के जवाब देना। तो ये भी तो कंफर्म था। आंसर में कई बार एरर होते हैं, हर शीट में हम चला के एक दो क्या डालते हैं? गलत। पूछो क्यों? बच्चे का लेवल चेक करने के लिए। अब ये बताओ, जब आपको पता है 2 प्लस 2 इक्वल कितना है? 4, और मैं बोलता हूँ 5 पे मैंने राइट कर दिया, तो आप 5 राइट मान लोगे? जब आपका यही आ रहा है ना, यही आ रहा था ना, ये सवाल मैं समझ गया था, मैं चाहता था बोल देता, लेकिन मैंने सोचा चलो करा ही देते। इसमें पीछे लग रहा था, शायद मैंने इसका चेंज करवाया था क्या? नहीं करवाया। तो ध्यान रखना 14 में आप चेंज करके कर लेना 4, 3 का कितना कर लेना? 4 कर लेना, ओके।
अब देखो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन हो रहे हैं, वो मैं करवा के अपन आज थोड़ा सा न्यू टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है। देखो, और जो सवाल आपको नहीं आते वो आप घर से एक बार जरूर चेक करना। देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखो अपन क्वेश्चन करते हैं आज। तीन चार क्वेश्चन बाकी है, वो मैं करवा देता हूँ। देखो 24 में क्या है गुड़िया, 24 नहीं कराया अपन ने, और 25, 26, 27 ये छोड़ दिए क्या अपन ने। चलो कोई बात नहीं। देखो कक्षा में, अब देखो मैं आपको पूरी चेंज कर देता हूँ लैंग्वेज। कक्षा में उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। क्या होता है, पास। कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में अनुराधा ऊपर से 22वें स्थान पर, इसका मतलब यहां से कितने स्थान पर है, 22वें। कौन, अनुराधा। अब आपका ये जो क्वेश्चन है ना, आपका मैथ्स का नियम बता देगा कि आपको मैथ कितनी आती है। अनुराधा ऊपर से 22वें स्थान पर है। सुनीता जो अनुराधा से 5 नहीं है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। एक कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में अनुराधा ऊपर से 22वें स्थान पर है। सुनीता जो अनुराधा से 5 स्थान नीचे, सुनीता किससे, अनुराधा से, तो इससे 5 नीचे आएगी, तो ऐड कितना करेंगे, 5। 22 में 5 ऐड किए तो 27। 27 कौन है, यह है सुनीता। कौन है, सुनीता, ठीक है। फिर इसने बोला है, और नीचे से कौन से स्थान पर है, नीचे से 34 34वें स्थान पर है। अब देखो इधर से भी सुनीता और इधर से भी कौन है, सुनीता। ये कौन विद्यार्थी है, जो क्या हो रहे हैं, एग्जाम में पास होने वाले। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 60। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता कि कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो इसका मतलब कितने हैं, 60। अब इसने बोला है एक तो पास होने वाले, और दूसरा कौन है, दूसरा है फेल होने वाले। इसका रेशियो कितना है, 4। इसका कितना है, 1। ठीक है ना। पास होने वाले एक, ओ सॉरी 4, और फेल होने वाले एक। अब इसने बोला है आगे, कक्षा देखो सभी छात्राएं परीक्षा में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। उनमें उत्तीर्ण व फेल छात्राओं का अनुपात, मतलब रेशियो 4 अनुपात कितना है, 1 है। तो कक्षा में कितनी छात्राएं, एक बात बताओ मुझे, बच्चे एग्जाम देते हैं तो उसमें कुछ बच्चे फेल भी तो होते हैं। अब देखो इसने बोला है जो 4 रेशियो है वो तो कौन है, पास होने वाले, और 1 रेशियो क्या है, फेल होने वाला। तो इसने बोला कक्षा में कितनी छात्राएं, इसका मतलब 60 तो क्या हो गई, पास हो गई। फेल वाली भी तो टोटल करनी थी। अब एक बात बताओ, जिस चीज को अपन ज्ञात करते हैं, जिसकी वैल्यू अपन पुटअप करते हैं, वो हमेशा नीचे लिखेंगे या ऊपर, ऊपर लिखते हैं। ये मैथ्स का सबसे अच्छा नियम होता है कि जिस भी चीज की वैल्यू अपन पुटअप करें या निकालेंगे, तो उसको ऊपर लिखेंगे। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, पास होने वाले और फेल होने वाले। अरे क्लास में तो दोनों ही है ना, पास होने वाले भी है और फेल होने वाले भी है। तो इन रेशियो का टोटल योग कितना होगा, 5। भाई ये चारों रे कितना हो गया, 5। इसका मतलब फेल होने वाले भी हैं और पास होने वाले भी है। और किस रेशियो के द्वारा निकाला जा रहा है, 4 के द्वारा। और इस 4 का टोटल कितना अंक है, 60। इसको अपन कैंसिल करते हैं, यहां से कितना हो गया, 15 मल्टीप्लाई 75। अब देखो 60 पास हो गए और टोटल कितने हैं, 75। तो फेल कितने होंगे, 15। अब देखो 15 एकम 15, 15 चौक 60 आ गया, 4 रेशो 1। वापस समझाना है, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा इसका, इसका आंसर होगा 75। कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 25 अपन ने नहीं करवाया था क्या, करवा दिया ना शायद। अगर नहीं आपको लगता है, चलो मैं वापस करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। जल्दी से उतार लो इस सवाल को फटाक से, समझ तो आ गया ना। हम्म, चलो मिटा दूं। देखो ये सवाल भी कितना प्यारा है।
किसी कक्षा में टोटल 60 विद्यार्थी है, तो टोटल रेशियो कितना आ गया? टोटल आ गया 60। कितना आ गया? 60। इसने बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी। क्या बात है, इसका मतलब ये हो तो क्या हो गई, ये गर्ल्स और ये क्या हो गए, बॉयज। अब ये बताओ, लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है, दुगनी। इसका मतलब एक होगा, दो लड़की और एक लड़का। भाई लड़कियों की संख्या किससे ज्यादा है, लड़कों से। कितनी है, दुगनी। इसका मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी। तो जहां एक लड़का होगा वहां पर कितनी लड़कियां होगी, दो लड़कियां होगी। अब टोटल कितना है, 60। अब अपन को ये रेशियो निकालना है कि लड़कियां कितनी है और लड़के कितने हैं। तो एक काम करें, सबसे पहले अपन लड़कियों को काउंट कर ले। मैंने बोला था जिसकी भी वैल्यू पुटअप करनी है वो कहाँ आएगा, ऊपर। कहाँ आएगा, ऊपर। इसका मतलब दो लड़कियां हैं। अब टोटल कितने हैं, लड़के और लड़कियां ही तो है, तो कितना होगा, तीन। टोटल कितना है, 60। कितना हो गया, 20। और इसका मतलब हो गया ये 40। अब लड़कों को ज्ञात करेंगे, तो लड़के कितने हैं, एक। तो 20 से कम 20, इसका मतलब 20 तो लड़के हैं और 40 क्या है हमारे पास, लड़कियां। क्लियर। अब इसने बोला है यदि कपिल का ऊपर से 19वां स्थान है। अब देखो, यदि कपिल का यहां से कौन सा स्थान है, 19वां। किसका, कपिल का 19वां स्थान है आगे से। और आगे क्या बोला है, कपिल से पहले कितनी लड़कियां हैं, कपिल से पहले 7 लड़कियां हैं। ये लो, कपिल से पहले 7 लड़के। एक बात बताओ मुझे, यहां तक तो सही है, बिल्कुल समझ आ गया। अब इसने बोला यहां से स्टार्टिंग से ये कपिल कौन से स्थान पर है, 19वें स्थान पर। कपिल से पहले कितनी लड़कियां हैं, कपिल से पहले 7 लड़कियां। कितनी लड़कियां, इसका मतलब इस 19 में 7 लड़कियां हैं। अगर अपन इन लड़कियों को निकाल दें तो क्या बचेंगे, लड़के लड़के बचेंगे। तो इसका मतलब इसने ये पूछा है कपिल के बाद और कितने लड़के होंगे, यही पूछा है ना। तो टोटल काउंट है यहां तक 19। 7 हमारे पास गर्ल्स है। तो इस 19 से 7 गर्ल्स आउट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या बचेंगे, बॉयज बचेंगे, लड़के बचे। तो कितने लड़के बचेंगे, 12 लड़के। क्या बात समझ आ रही है मेरी है। इसका मतलब यहां से लेकर और इस 19 तक टोटल लड़के कितने हैं, 12। तो कपिल के बाद और कितने लड़के आएंगे, टोटल है मेरे पास 20। तो कितने आएंगे, इसका मतलब 8 लड़के और आएंगे। ईमानदारी से बोलना, समझ आया या नहीं आया। पीछे, कपिल के बाद, आफ्टर कपिल, कपिल से नहीं, कपिल के बाद। अब देखो यहां तक समझ आ गया। इसका मतलब ये कपिल कौन से स्थान पर है, 19वें पे। लड़कों में कौन से स्थान पर है, 12वें पर। तो कपिल के बाद और कितने लड़के आ सकते हैं, अरे टोटल 12। टोटल लड़के 20 है ना, तो 12 तक तो है हमारे पास। अब कपिल के बाद कितने होंगे, 8 लड़के और आएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26। एक बार चेक करो। हाँ बिल्कुल, एक बार करो, बहुत अच्छा सवाल है। हो गया था, मैं मान ही नहीं सकता तुमसे ना हो। देखो, एग्जाम में सवाल ऑप्शन से बहुत होते हैं, अपना आंसर आना चाहिए। अच्छा, अभी समझाते हैं, अभी समझा दूंगा, अभी समझा देंगे, बस 2 मिनट की बात है। क्वेश्चन नंबर 26। अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखा करो, सवाल अपने आप होंगे।
मैंने कॉन्फिडेंस की बात की और कॉन्फिडेंस की बात नहीं की है। हो गया? हो गया 1 सेकंड। आपने कहा 1 सेकंड, मैंने बोला हो गया 1 सेकंड। 1 सेकंड फिर हो गया। हो गया कितना? देखो एक बात बोलूं मैं आपसे, क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज समझ गए ना तो क्वेश्चन 100% होगा। लैंग्वेज नहीं समझे तो सवाल कभी नहीं हो सकता। अब ऊपर देख लो एक बार, क्या टाइम नहीं है। देखो उसने क्या बोला है, लड़कों की पंक्ति में रौनक दाएं से। कौन? रौनक दाएं से कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर। कौन है ये? रौनक। तो कितना अच्छा नाम है ना। और इधर से कौन है? ये कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर। ठीक, ये लो। इन दोनों के बीच, किनके? रौनक और हर्षित के बीच इसने बोला है, इन दोनों के बीच उतने ही लड़के हैं जो कुल का, जो टोटल वैल्यू का कितना है, 1/3, 1/3। इसका मतलब इन दोनों के बीच कितना है, 1/3। अब सुनो, इधर से हर्षित कितना है, 16। इधर से ये कितना है, 16। इन दोनों के बीच, किस किस के? रौनक और हर्षित के बीच कुल का कितना है, 1/3। अब ये कुल क्या है? कुल है ये पूरी एक पंक्ति, इसी की तो बात कर रहा है, पूरी एक पंक्ति की बात कर रहा है ना। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अगर मैं 1/3 को इस पूरे लाइन से हटा दूं तो हर्षित और रौनक का ही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अपन एक काम करें, 1/3 -1। तो इसका मतलब 3 एकम 3, एक गया तो 2/3। अब ये 2/3 वैल्यू आ गई, किसकी आ गई ये आती है अपने हर्षित की और किसकी, और रौनक की। अब हर्षित की भी 16 और इसकी भी कितनी है, 16। अब 2/3 बराबर कितनी हो गई, 32 हो गई। अब ये 2/3 जो है किसके बराबर है, 32 के बराबर है। तो इस बराबर के साइन को चेंज करेंगे तो क्या करें, इंटरचेंज कर दें। इसका मतलब 3 बटे क्या उतना आएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 32। तो अपन कैंसल करते हैं तो कितना हो गया, 16 और 16, तो ये सीधा सा आंसर होगा 48। क्लियर? कोई डाउट? किसी को दोबारा समझना है? एक बार और, एक बार इसको उतार लो। सवाल के तरीके कई होते हैं, कर सकते हो, कर सकते हो। क्योंकि सुनो, सुनो मेरी बात, ये सवाल बड़ा इजी है। क्यों इजी है? ये 16, ये 16, दो वैल्यू समान है ना, दो वैल्यू अपनी बात इक्वल है, समान से। तो इसका जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है इस पूरे के 3 पार्ट बना दिए। कितने बना दिए, 3। अरे दो समान है तो ये भी तो 16 ही होगा, ये भी तो कितना होगा, ये भी तो 16 ही होगा ना पार्ट, क्योंकि एक पार्ट के 3 पार्ट बनाए। अगर दो समान है, 16 16, तो तीसरा भी क्या होगा, समान ही होगा। समझाऊं दोबारा? आ गया? तो इसका मतलब अगर ये सवाल आ गया तो क्वेश्चन नंबर 27 भी चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 27 हुआ? अच्छा, देखो ऐसा ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 भी, बस थोड़ा सा आपको चेक करना है, वैल्यू अलग 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 है, बाकी सवाल सेम है। बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल, आ रहा है तो मान लेंगे। मैं मानना पड़ेगा ना, आपका आंसर है तो अब मना कैसे कर सकते हैं।
ये दो करो, एक बार रुक जाओ, तो इतना टाइम मत लिया करो, आप बहुत टाइम लेते हो भाई यार। देखो इसने बोला है लड़कियों की एक पंक्ति में पुष्पा दाएं से, इसका मतलब एक, ये मैं, पुष्पा कितने स्थान पर है? 25वें स्थान पर। और इधर से पूजा, और पूजा है कौन से स्थान पर? 23। इन दोनों के बीच कुल का कितना है? एक, 1/4 कितना है? 1/4। इसका मतलब इन दोनों के बीच कुल का 1/4 भाग है। कुल किसका? इस पूरी एक पंक्ति की बात कर रहे हैं अपन, इसकी तो बात कर रहे हैं। तो सीधा सा इन दोनों की वैल्यू में से इसकी वैल्यू निकाल दे, तो इसका मतलब 1/, कितना होगा? 4, -1 कितना बच जाएगा? हो गया। अब ये किसके बराबर है? ये इसका मतलब किसकी? पूजा एड पुष्पा। तो इसका मतलब 23 + 25 कितना हो गया? 3 4 कितना हो गया? 48। चेंज कर देंगे 4 3, कितना हो जाएगा? 16, 16 चौक 64। क्लियर? ये भी हो गया होगा। अब देखो एक दो सवाल आपको और करवाने हैं, बाकी आपके सवाल कंप्लीट है। फिर मैं आपको दूसरे वाले टॉपिक की थ्योरी समझा देता हूँ, ठीक है? मिटा दू इसको, मिटा दू। देखो अब एक बात समझना, जैसे क्वेश्चन नंबर अपने पास है क्वेश्चन नंबर 53। बाकी सारे सवाल घर से करना जरूर है आप लोगों को, सारे तो मैं करा नहीं सकता, हो गए होंगे। चलो एक दो सवाल समझा। देखो SKMAR 5 मित्र हैं, लंबाई में, इसने बोला है किसमें? लंबाई में S K से छोटा है। S किससे? इसका मतलब K से क्या होगा? ये छोटा होगा। अब देखो अपन ये कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाली कंडीशन में ले सकते हैं, ऊपर और नीचे वाली में। इसने बोला लंबाई में S K से छोटा है, लेकिन R से लंबा है। R से लंबा कौन है? S। चलो ठीक है। M सबसे लंबा है, M सबसे लंबा है। फिर इसने बोला है A लंबाई में K से थोड़ा कम। A लंबाई में किससे? K से कम, और S से थोड़ा सा लंबा है। तो इसका मतलब A कहाँ आएगा? बिल्कुल मिडिल में आएगा इनके। इसने पूछा है जिसमें, देखो बताओ वह व्यक्ति कौन है जिससे दो व्यक्ति लंबे और दो छोटे, तो क्या होगा? आंसर होगा हमारे पास ए। क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन नंबर सुनो, क्वेश्चन नंबर है 56, मैं छोड़ छोड़ के करवा देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। इसने बोला है एक आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना नारियल का। इसका मतलब आम और कौन होगा? नारियल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आम का वृक्ष और नारियल के वृक्ष में बड़ा कौन है, तो ये दोनों तो इक्वल है, ये तो बड़े हो ही नहीं सकते। एक आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना एक नारियल का। एक केले का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है। केले का किससे छोटा है? इसका मतलब खजूर का क्या होगा? ऊपर, और इससे नीचे केले का। चलो ठीक है। फिर आगे बढ़ता है, एक अमरूद का वृक्ष केले के वृक्ष से छोटा है। अमरूद का किससे छोटा है? ये इसका मतलब ये अमरूद आ गया। फिर इसने बोला है लेकिन आम के वृक्ष से लंबा है, लेकिन अमरूद का किससे? आम के वृक्ष से लंबा है। तो इसका मतलब इसने क्या पूछा है? बताइए सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा कौन सा है? खजूर का होगा। और सबसे छोटा कौन सा है? नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर सकते, या तो आम हो सकता है या नारियल। चलो एक क्वेश्चन है, फिर अपन चेंज करते हैं सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 55 मुझे करके बता दो, बिल्कुल सिंपल है 55। क्वेश्चन नंबर 55। चेक करेंगे ना एक बार, थोड़ा सा वेट, हो सकता है ऑप्शन गलत हो। हम्म, नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। कितना छोटा सवाल है, एक लाइन का। क्या रहा है?
पता करो तो भाई, पता करने के लिए तो शीट लिए, पता करो। तुम्हारी इस क्लास की एक संख्या है बहुत जोरदार, वो एक ही दिन आउट रही है, बाकी हमेशा सेम हो जाती है। ये पता नहीं अंक कितना डेंजरस है या तुम्हारे लिए बहुत प्यारा है। इस कक्षा में स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एक अंक है। मैंने बहुत भयंकर नोटिस किया है, वो एक दिन या 2 दिन वो अंक अलग हुआ था, बाकी सेम रहता है वो अंक। समझ नहीं आता ऐसा क्यों, क्या मतलब। पता पड़ गया? एक बार काउंट कर लो सबको, यही अंक दिखता है मुझे हमेशा। अब क्या तुम चले जाते हैं या क्या, भगवान जाने क्या होता है। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 सबसे अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ क्वेश्चन। इसने बोला है ए बी से बड़ा है। ए किससे बड़ा है? इसका मतलब ए बड़ा है बी से, बी से सी बड़ा है, लेकिन डी से छोटा है। लेकिन शब्द आता है किसके लिए? सेकंड वाले के लिए। लेकिन डी से फिर भी छोटा है। अब ये बताओ, इनमें सबसे छोटा कौन है? बेचारा बी है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा कौन है, नॉट डिफाइंड। एक बात बताओ, क्या ए सी और डी, इन तीनों में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि ये इससे बड़ा है या ये इससे बड़ा है या ये इससे बड़ा है? तो इसका मतलब होगा तय नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? तय नहीं कर सकते। अब देखो सवाल की बात आती है, अब मेरी बात सुनना, ये आपके सवाल हो गए लगभग कंप्लीट। बिल्कुल जैसे आज आपने पूछा है वैसे आप नेक्स्ट क्लास अपनी चलेगी उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप घर पे चेक करना कितने सवाल आप कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते। जो भी होता है आप टिक मार्क लगा के ले आए करेंगे और मुझसे पूछेंगे, ठीक है? अब जैसे अपन एक टॉपिक करते हैं, देखो समझना पहले, इस टॉपिक को समझना, बाद में देखना शीट में। तो इसका मतलब होता है सिटिंग अरेंजमेंट। इसका मतलब होता है बैठक व्यवस्था। इसका मतलब बैठने का क्रम होता ही है। अब कैसे बैठते हैं कैसे नहीं बैठते, देखो इससे पहले अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, रैंकिंग टेस्ट। उसका बी पार्ट होता ही है। क्या होता है? बी पार्ट। भाई दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं पीछे आगे जो भी है वो अपन ने रैंकिंग में पढ़ लिया। तो इसका मतलब यहां तो समझना ही नहीं है, क्योंकि वो चीज अपन ने कहा समझी? रैंकिंग में। और वो यहां भी अपन को फॉलो करनी है। तो अब देखो सबसे पहले इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे एक नंबर ये रहा और दूसरा नंबर ये रहा। अब इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं वो हम चेक करते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन किसका होगा? एक सर्कल का सवाल होगा। किसका होगा? सर्कल का। दूसरी कंडीशन आती है तो इसमें होता है एक पंक्ति या क्यू का सवाल होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे अपन ने रैंकिंग वाला किया था, लेकिन वो अलग अलग तरीके से होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ तो सिंपल ही सवाल आते थे, लेकिन यहाँ थोड़े से बड़े सवाल टफ सवाल होते हैं, काफी व्यक्तियों को एक साथ बिठाना होता है हमको। अब देखो इस सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल में हमें कितने टाइप के सवाल होते हैं? इसमें हमें 3 टाइप के सवाल करने होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप। नंबर फर्स्ट की बात देखो, आपको ये आपको भी लगेगा कि यार ये सवाल काफी टफ होते हैं ना, सर्कल में होते हैं, बिठाना होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है ये। अगर आपको ये पता पड़ गया ना कि सवाल को चालू कहां से करना है, फर्स्ट लाइन कौन सी है, तो ध्यान रखना ऐसे बिठाओगे सवाल को, ये खत्म। कोई टिपिकल नहीं होता। बस सबसे बड़ी कमी क्या होती है यहाँ पर, हमें सवाल को करना आना चाहिए। अगर ये चीज हम कर सकते हैं तो सवाल कभी भी हमारा गलत नहीं हो सकता। देखो लोग बोलते हैं ये बड़ा इजी होता है, मैं बोलता हूँ उल्टा ये टफ मानता हूं मैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, सर्कल का एक नियम सबसे बढ़िया, वो बेचारा जहां से चालू होता है वहीं आके, लेकिन जो क्यू होती है ना पंक्ति, वो जहां से चालू होती है वहां की खत्म। ये नदी के दो किनारे होते हैं जो कभी आपस में मिल ही नहीं सकते।
लेकिन सर्कल तो जहां से चालू होगा वहीं पर आके क्या होगा, खत्म। अब इसमें तीन थ्री टाइप कैसे होते हैं वो भी समझेंगे। देखो तीन टाइप की बात होती है। सबसे पहले कंडीशन होती है, अगर कोई भी आपके पास सवाल आता है, ध्यान रखो सर्कल वाला, ये मान लो उसमें 8 व्यक्ति हो, 9 हो, 7 हो, 6 हो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसमें एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अपन एरो लगा लेते हैं। जितने व्यक्ति मतलब 8 व्यक्ति है। अब एक तो होता है सेंटर वाला, कौन सा होता है, सेंटर मतलब केंद्र वाला है। एक होता है सेंटर से आउट वाला, मतलब वो होता है बाहर वाला। एक सवाल आता है सेंटर भी होना चाहिए और सेंटर से बाहर भी होना चाहिए। तो ये जो सवाल होता है ना, ये होता है बैंक के लिए। किसके लिए होता है, वो आता है अपने बैंकिंग के लिए। अपने जो क्वेश्चन आएगा, फिर भी हम एक सवाल पढ़ेंगे जरूर, क्या पता एग्जाम में, वैसे तो नहीं आएगा, मैं बोलता हूँ 99.99 नहीं आएगा, लेकिन ऐसा क्यों छोड़े कि 0.001% भी आ जाए। फिर आप बैठ के मुझे ऐसे बोलो, अगर वो करवा देता तो काश 1-2 नंबर पक्के हो जाते। होते कि नहीं होते। तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं भी आता है तो एक सवाल पढ़ने में बुराई नहीं है, उसके कंसेप्ट तो समझ लेंगे ना अपन। देखो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बता दूं, वो होता है आपका केंद्र वाला। कौन सा होता है, केंद्र, इसे हम बोलते हैं सेंटर वाला, ठीक है। अब सेंटर की कंडीशन आती है, आपको भाई सेंटर में कैसे आप करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां से हम लेते हैं सवाल की बात, ये वाली बात समझेंगे, वो बात की बात करेंगे। जो वास्तविकता में नियम होते हैं ना, जो सवाल 90% सवाल सेंटर वाले पूछे जाते हैं। बैंकिंग के अंदर भी बहुत कम कंडीशन होती है जब अलग सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो, आप लोगों ने एक सर्कल देखा, अब मुझे बताओ सर्कल आपने देखा तो क्लॉक भी तो सर्कल नुमा होती है। अब इसमें एक तो होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज, अपन पढ़ते हैं। अब देखो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ही चलेगी ना, घड़ी हमारी ऐसे चलती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये तो घड़ी की दिशा में, और ये घड़ी की विपरीत, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बताओ मुझे, अब देखो ये व्यक्ति है कौन, ए, ये समझो कौन है ये, ए। अब ये ए व्यक्ति है और यहां बैठा है, समझना एक बार, ए व्यक्ति है। अब सबसे पहले इसका मुंह का है, सेंटर वाली, इसका मतलब ये एक दूसरे को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं ये। अब एक दूसरे को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये व्यक्ति है और ये आप यो मान लेते हैं एक पर्सन। तो इधर ये व्यक्ति चलेगा ना, इधर, इधर। तो बताओ अपने राइट साइड चलेगा या लेफ्ट साइड चलेगा, राइट साइड। देखो ये चीज विशेष ध्यान रखना, अगर यहाँ सबसे पहली जो गलती होती है ना, वो फर्स्ट लाइन की होती है। अगर फर्स्ट लाइन आपने गलत बिठा दिया तो देखो किस्मत कितनी बुरी होती है। ऑप्शन के अंदर कितना ही गलत बना दो आप, ऑप्शन में आंसर भी मिलते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत होती है। चाहे आप आंख बंद करके लिख दो कुछ भी, लेकिन ऑप्शन में आंसर भी मिलेंगे। अब जब मिल रहे हैं तो कैसे पता गलत है सही है, नहीं मिले तो समझे ना भाई नहीं है, क्योंकि ये चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। आ जाओ बेटा, आप कैसे करेंगे। अ, हो भी सकता है इनमें से कोई नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, नन ऑफ दिस की बात कर सकते हैं ना अपन। तो अब देखो ये यहां से चलता है, इधर से चलेगा, तो ये क्या चलेगा, अपने राइट साइड क्या चलेगा, इसका मतलब होता है दायां वाला, क्या होगा, दाएं साइड। अगर ये इधर चल रहा है तो ये क्या चलेगा, अपने लेफ्ट साइड, इसका मतलब बायां साइड। क्लियर है। ये कब की कंडीशन है, ध्यान रखना, अगर केंद्र सेंटर की ओर इसका मुंह है, केंद्र वाली, और अगर ये अपने बाएं चल रहा है, इसका मतलब वो चलेगा घड़ी के अनुसार, मतलब क्लॉकवाइज। अगर सेंटर में इसका मुंह है और ये अपने दाएं चल रहा है तो इसका मतलब चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आ रही है। लेकिन अगर ये मान लो इसका मुंह केंद्र से क्या हो, बाहर हो, केंद्र से क्या हो, और ये मुंह हो ऐसे, ये वाला। अब ये बताओ, ये व्यक्ति इधर चलेगा तो क्या चलेगा, ये चलेगा लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा बायां, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट साइड, इसका मतलब ये हो जाएगा दायां। एक बार शीट देना मुझे आपकी नई वाली, एक्स्ट्रा थी ना आपके पास। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं होती, अपने रैंकिंग में पढ़ा, इसमें आगे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, दे रखे हैं ना, मैंने शीट इसलिए लिए, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अगर कोई थोड़ा सा डाउट्स आपके मन में आता है तो एक बार इंस्ट्रक्शन को जरूर देख लेना, ठीक है ना।
और जो भी आपके होगा अब वो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन देख लेना, वैसे ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इंस्ट्रक्शन देखने की, नॉर्मली अपने आप ही क्वेश्चन होता है। बस ये ध्यान रखना कि देखो, मैं बोल रहा हूँ 90% जो क्वेश्चन आता है आप लोगों के भी जो शायद क्वेश्चन आएगा, अगर आता है तो किससे आएगा, सेंटर से। किससे आएगा, सेंटर से। तो इसका मतलब एक बात है, अगर ये व्यक्ति ए है और सेंटर वाली कंडीशन में है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड चलेगा तो घड़ी के अकॉर्डिंग, और राइट साइड चलेगा तो घड़ी के विपरीत। और अगर ये इधर आ गया उल्टे साइड में, मतलब केंद्र से बाहर वाली कंडीशन में, तो इसका मतलब ये अपने बाएं चलेगा तो घड़ी के विपरीत, और दाएं चलेगा तो घड़ी की दिशा में। क्लियर आ रहा है। अब देखो एक तो ये वाली कंडीशन है, एक हो गया और दो हो गया। एक हमारे इसका टाइप आता है 8 व्यक्ति होंगे, 4 व्यक्तियों का मुंह तो कहाँ होगा, केंद्र में, और 4 का कहाँ होगा, केंद्र से बाहर। इसमें जो पहली लाइन होती है ना बेटा, उस लाइन से हमें ये डिसाइड करना होता है कि किस व्यक्ति को बाहर बिठाना है, किसको अंदर। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो सिर्फ किससे करना पड़ेगा, दिमाग से। और वहां जैसा जैसा क्वेश्चन हमको कहेगा वैसा वैसा कार्य करना पड़ता है। कोई ज्यादा टिपिकल सवाल वो भी नहीं आता है, वहां पर सोचे बहुत टिपिकल सवाल होगा, पता नहीं कैसे होगा। अगर आपके पास माइंड है, करने की क्षमता है, तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर देखो पहले बोलता हूँ, इस क्वेश्चन को स्टार्ट जब हम करते हैं, तो स्टार्ट करते ही जो पहली लाइन होती है ना, अगर 90% तो बच्चों की वही गलत होती है, उसके बाद सारी चीजें सही होती है। इसलिए तो वो ऑप्शन मिल जाते हैं, इसलिए तो वो ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि पहली लाइन में ही दिक्कत आएगी इसको, बाकी तो वो सब सही बिठाता है। अब वो क्या होता है, इधर बैठना होता है वो इधर बैठ जाता है, इधर बैठना होता है वो इधर बैठ जाता है। और वो ऑप्शन में भी बड़े प्यार से मिलते हैं, और हम खुश होकर इतना करते हैं कि आज तो मेरी किस्मत बहुत बुलंद है, आज तो कैसा भी पेपर आता, आज तो मैं पेपर को सॉल्व कर देता। अपने अकॉर्डिंग तो अपन क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग सही करना है, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। अब वो मेरा रिलेशन वाला तो है नहीं कि भाई अपना फूफा लगे या मामा लगे, जो अपन उससे कह दे कि चलो आप हमारा सही कर दो, वो तो कर नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कंडीशन है कि अगर अपन को पास होना है तो अपने अकॉर्डिंग नहीं, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप बात समझ आ रही है। अब इसकी बात आती है कि ये कैसे करें साहब। चलो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखो मैं आपको एक बात समझा दूं, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई होगी। आप काउंटिंग फिगर पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो 1 सेकंड के लिए काउंटिंग फिगर को दिमाग में ले आओ, अपने आप सारी चीजें क्लियर होगी। रैंकिंग का सवाल करते हैं तो ये समझ लो आप रैंकिंग के अंदर हो। सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हो तो सेटिंग अरेंजमेंट में हो। कैलेंडर पढ़ो तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलना। क्लॉक पढ़े तो क्लॉक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक है ये। ब्लड रिलेशन का तो मामला ही थोड़ा अलग होता है, वो तो हमारे सारे रिलेशन हमारे साथ होते हैं, इसलिए वो कर लेते हैं हम लोग। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे हमारे। अब ये जो होता है, ये होता है 2 टाइप से। कितने टाइप से, इसके 2 टाइप होते हैं हमारे पास। अब तो देखो, एक तो क्या होता है, एक तो होता है नॉर्थ साइड। क्या होता है, नॉर्थ साइड मतलब उत्तर की ओर मुंह है। एक क्या होगा, साउथ, दक्षिण की ओर होगा हमारे पास। एक पंक्ति आती है जहां 4 व्यक्ति तो इधर और 4 व्यक्ति इधर बैठेंगे, मतलब आमने और सामने वाले व्यक्ति। भाई कुछ व्यक्ति इधर होंगे, कुछ व्यक्ति इधर होंगे। भाई इधर बैठ सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 इधर है, 5 इधर है तो 5 इधर होंगे, 4 इधर है तो 4 इधर ही होंगे। देखो मैं बोलता हूँ बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, रीजनिंग पढ़ते हैं तो अभी तक अपन बहुत नॉर्मल। देखो अपन ने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा, नॉर्मल टॉपिक था। रैंकिंग में नॉर्मल है, ये टॉपिक नॉर्मल है। हाँ कैलेंडर घड़ी की बात आती है तो वहाँ वैल्यूज की बात आती है, वहाँ बहुत सारी चीजें याद भी रखनी पड़ती है, वो बड़े बड़े टॉपिक बहुत सारे हैं। लेकिन ये तो जो टॉपिक है, ये लॉजिकल है। कैसे है, लॉजिकल है। हमारा दिमाग अगर चलेगा ना इनमें, मैं आपको कितना ही समझा दूं, लेकिन ये कब सही होता है, जब आपका खुद का दिमाग एग्जाम में चलेगा। बस इतना मान लो, कितने घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का। उन 2 घंटों में आपकी किस्मत आपके साथ होनी चाहिए बस। अगर वो 2 घंटे आपकी किस्मत आपके साथ है, तो ये मान लेना पेपर तो अपने आप क्रैक हो जाएगा। और वो किस्मत कब हो सकती है, बोला भगवान साथ दे दे, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई इतनी करो कि जब पेपर देने जाओ ना, तो खुद को ऐसा लगे कि यार इस बार मैं भी तो देखूं ये क्या नई चीज अलग से पूछेगा।
और इतनी पढ़ाई के लिए तो आपको पता है कितना पढ़ना पड़ता है। तो आप इतना ही पढ़ोगे। साल का अंतिम दिन है, तो आज से ही एक प्रण ले लेते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ेंगे। देखो कल ही टूट जाएगा। मतलब बोलने से पहले ही नेगेटिव बात आ जाती है हमारे मन में। ऐसा नहीं करना। कितने घंटे पढ़ते हो आप रात को? ये बहुत अच्छी बात है। देखो लाइब्रेरी का चलन बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी में क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे हमारा पड़ोसी, हम बाहर जा रहे हैं, यार ये बैठा है सुबह से, बैठ जा, नहीं जाएंगे। जो कुछ जेलसी भावना इंसान में होनी चाहिए, ये फैक्ट बात है। अगर आप ऐसे मत करो कि टांग पकड़ के खींचो, बोला ये जेलसी भावना है हमारी, तो ना हम पढ़ेंगे ना इसको पढ़ने देंगे। वो जेलसी भावना नहीं होनी चाहिए। ये 2 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 3 घंटे पढ़ू। अगर ये 5 घंटे पढ़ता है तो मैं 6 घंटे पढूं या 7 घंटे पढूं। ये जेलसी भावना आप लोगों को। लाइब्रेरी बहुत अच्छी होती है। वहाँ एक बिल्कुल कंफर्ट माहौल मिलता है। जब सब लोग पढ़ेंगे ना, तो आप कितने नकारा हो, आप भी पढ़ने लग जाओगे। और मैं ये नहीं कहता कि सब बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करो। आपके घर में आपका रूम होगा। कई बच्चे रेंट से रहते हैं तो अपना अकेला रूम होता है, तो वो भी लाइब्रेरी के समान होता है। आपको जहाँ कंफर्ट मिले आप वहाँ पढ़ सकते हो। लेकिन इतना कह सकता हूँ, जो पढ़ेगा वो पास होगा। कितनी वैकेंसी है आपकी? साढ़े 12,500 वैकेंसी है। ध्यान रखना, पहली बार हो रही है। पहली बार हो रही है वैकेंसी। तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, 12,500 वैकेंसी बहुत होती है। आपको तो भैया एक ही सीट चाहिए, 5-6 चाहिए? एक ही चाहिए ना? तो ये ध्यान रखना, एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए लड़ना बहुत पड़ेगा। लड़ोगे तो ही जीतोगे, ध्यान रख लेना। और लड़ना सीखना आपको आना चाहिए। मैं आपको कितना ही बढ़िया पढ़ा दूं, लेकिन पढ़ना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। क्लियर है बात? देखो टीचर सब अच्छे पढ़ाते हैं, कोई गलत नहीं पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ने का तरीका आपका खुद का होता है। मैं आपको सिखा सकता हूँ सारी चीजें, लेकिन ये कब आप सीख पाओगे? जब आप डेली से इनकी क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। जो भी मैंने यहाँ ये सिखाए है ना, ये वाले, ये सारे आपके कहाँ हैं? आपको इस शीट पे देखो। ये जो भी लेफ्ट राइट का नियम सब समझाएं, ये कहाँ है? सारे आपकी शीट में है कि नहीं है? अब जैसे क्वेश्चन नंबर, ये लो बेटा, ये किसका है? ये लो, मेरे पास शीट है, मेरे पास, मेरी उससे करवाई थी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ये लो निकालो। ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपन बात करते हैं, तो ये देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये बताओ किससे रिलेटेड है ये? टाइप नंबर फर्स्ट। ये लाइन वाले हैं। कौन से हैं? लाइन वाले हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, बी से जेड एक कतार में 5 मकान है। बी से कौन? जेड। 2 मिनट के लिए ऊपर देख लो। मैं खुद आपको सवाल दूंगा भी। मैं खुद ज्यादा नहीं करूंगा, अब मैं आपसे ज्यादा कराऊंगा सवाल। और छोटे सवाल तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा। मैं बड़े सवाल कराऊंगा, छोटे आपको करने हैं। और एक बड़ा कराऊंगा और 5 आपको करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, बी से जेड एक कतार में 5 मकान है जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है। वी जेड के दाईं ओर है। वी किसके? और सॉरी, वी डब्ल्यू के दाईं ओर है। वी किसके? अब देखो ये कौन है? डब्ल्यू। ऊपर देखो एक बार। इसका मतलब ध्यान रखना, ये व्यक्ति है, तो इसका ये क्या होगा? इसका मतलब क्या कह सकते हैं? राइट साइड। ये क्या होगा? ये होगा इसका बायां। इसका मतलब लेफ्ट साइड। इसने बोला है वी डब्ल्यू के दाईं ओर है। वी किसके? डब्ल्यू के। आ गया डब्ल्यू के दाएं। क्लियर है? अब इसने बोला है जेड वी के दाईं ओर है और एक्स के बाईं ओर है। अब ये बताओ जेड और वी की बात। जेड वी के दाईं ओर है। जेड किसके? वी के दाईं ओर आ गया। और एक्स की क्या है? बाईं ओर है। चलो ठीक है। फिर इसने बोला है डब्ल्यू वाई के दाएं है। डब्ल्यू किसके? वाई के दाएं। सिंपल सा है। तो इसने क्या पूछा है? तो मध्य या बीच का मकान कौन सा है? कौन सा होगा? इसका मतलब होगा वी। क्या होगा? वी। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2। क्वेश्चन नंबर आप लोग मुझे 3 करके बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3।
आराम से करना, जल्दीबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है, ये सोच करके मुझे सारे सवाल अच्छे से आते हैं। जल्दी करोगे मामला बिगड़ जाएगा, ये पहले बता देता हूं। आपको मैं एक एक सवाल से एक एक नियम और ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे सवालों को किया जाता है। हुई? चलो टाइम अप। चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे। देखो मैं आपको एक एक हर सवाल में कुछ पॉइंट समझाऊंगा कि सवाल को कैसे डायरेक्टली किया जाता है। हो गया? अरे छोड़ दो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। अभी तो इससे बहुत बड़े बड़े सवाल करने हैं, ये तो स्टार्टिंग है। देखो उसने बोला है ए बी सी डी ई एफ और जी। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ साइड, क्या होता है? नॉर्थ। उत्तर की ओर मुंह किए हुए करके एक कतार में बैठे हैं। ई एफ के ठीक दाई दाई ओर है। सी बी और डी का पड़ोसी है। वह व्यक्ति जो डी के दाई ओर तीसरा, वह एक छोर पर है। ए डी के दाई ओर है। ई जी के दाई ओर पांचवा है। बताइए ए कौन से स्थान पर है? देखो एक बात समझो, इन सवालों में क्या होता है कि जब तक कोई अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट से मैच ना हो, जब तक हमको लाइनों को तोड़ना नहीं होता। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है एफ ई के ठीक दाई ओर है। ये एफ ही है ना? एफ ई के। अब इसने बोला एफ किसके? ये आ गया ई, और ई के दाएं कौन होगा? एफ। क्लियर? अब आप क्या करते हैं कि अगली वाली लाइन पढ़ते हैं। देखो क्या करना होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा फिर हमारा। फिर अपन ने पढ़ा सी बी और डी। सी बी और डी का पड़ोसी है। सी किसका? सी बी और डी का पड़ोसी है। मुझे बताओ, आपने ई और एफ से चालू किया है ना? क्या सी बी और डी कहीं है क्या? अगर नहीं है तो भैया छोड़ दो। जब कोई मिल ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? मुझे तो बिल्कुल बिठाना है एग्जैक्ट, बाद में देखेंगे। ये सवाल कभी भी एक बार पढ़ने से नहीं होगा, ध्यान रखना। एक दो बार पढ़ते हैं तब। अब आगे पढ़ते हैं इसके बाद। अब देखो ये तो कंफर्म है कि सी बी और डी तीनों एक साथ आएंगे। अभी कैसे आएंगे वो बाद में देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो डी के दाईं ओर तीसरा है। वह व्यक्ति जो डी के दाईं ओर तीसरा है, वह एक छोर पर है। ए डी के दाईं ओर है। ई जी के दाईं ओर पांचवा है। ई किसके? एक बात बताओ मुझे, सुनो, इसको छोड़ो पहले तो। दो चीज समझना, कई बार हम उल्टी चीजों को भी लेते हैं। जैसे आप और मैं बैठे हैं, अगर मैं बोलता हूं मैं आपके दाएं हूं, तो आप मेरे क्या होंगे? बाएं होंगे। अगर मैं आपके राइट साइड हूं तो आप मेरे लेफ्ट साइड होंगे। क्लियर है ना? और मैं आपके लेफ्ट साइड हूं तो आप मेरे राइट साइड होंगे। तो ये ध्यान रखना कि एक आदमी का राइट है तो दूसरे का क्या होगा? वो लेफ्ट होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये चीज अगर भूल जाते हैं ना तो हम बहुत छोटी छोटी माइनर गलतियां करते हैं, वो हमेशा घातक सिद्ध होती है। हम बड़ी बड़ी चीजें तो कैच कर लेते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें जो माइनर होती है ना वो भूल जाते हैं। और यही कई बार एग्जाम में क्या होती है, आंसर को गलत ला देती है। अब इसने बोला है, देखो इसने बोला है ई जी के दाई और पांचवा। ई किसके? जी के। अगर ई जी के है तो इसके तो बाएं होगा ना वो। तो इसका मतलब एक, दो,
3 4 और 5। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो आपके क्वेश्चन में आता है 7 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं? 7, 7 पर्सन। ठीक, तो आप कभी भी गलती से ये मत करना कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 लगा दो। अगर आपने ये लगा दिया मीन्स अब तो आपका सवाल ब्रह्मा जी भी सही नहीं करवा सकते। एक बात बताओ, यह आ रहा है बी, और आपको क्या पता यहां बी है? आप तो इन्हीं पॉइंटों के आधार पे चलोगे ना। अब आपने यहां भी लगा दिया तो भी सवाल गलत, और इधर लगा दिया तो भी गलत, इधर लगा दिया तो भी गलत। अब देखो मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि इस सवाल ने मुझे बोला है। किसने बोला है? इस सवाल ने कहा है कि ये है ना इससे बाएं है, मतलब ई किसके? जी के दाएं पांचवा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, यही तो है ना। अब इसने मुझसे बोला है, देखो फिर सवाल मेरा खत्म हो गया। अब मैंने पहली लाइन छोड़ी थी बी, देखो सी बी और डी का पड़ोसी, सी किसका? बी और डी का। अब इसका मतलब सी किसका? अब देखो सी किसका पड़ोसी है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि सी किसके बीच में आएगा? बी और डी के। तो इसमें ये सी और ये आ गया डी। अब इसने क्या बोला है? वह व्यक्ति जो डी के दाई और तीसरा है वह एक छोर पर है, डी के सॉरी डी के बाई ओर। तो डी का बाया 1 2 और ये 3 ही तो है। इसका मतलब एक छोर का मतलब होता है एक कॉर्नर पर। किस पर? एक कॉर्नर पे। तो इसका मतलब इसने बोला ए डी के दाई ओर है, ए किसके? डी के। तो ए किधर आएगा? ई का, डी का दाया किधर होगा? इधर ही तो होगा, तो इसका मतलब ये आ गया ए। क्लियर है? अब इसने पूछा क्या, ये मुझे बता दो। कौन, देखो बताइए कि ए कौन से स्थान पर है, तो आप चेक करके बताओ। किसके बीच में? ई और डी के बीच में। वैसे ही क्वेश्चन नंबर करेंगे 4th और 6th। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और बी, उत्तर मतलब होता है नॉर्थ साइड की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। आर पी और टी के बीच में है। एस किसी भी अंतिम किनारे पर नहीं है। क्यू टी के तुरंत दाएं पर है। वी किसी किनारे पर है परंतु वे अंतिम दाएं किनारे पर नहीं है। देखो आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, और बिल्कुल है कि आप पास भी होंगे। करो बेटा। चलो कोई बात नहीं, अब क्लास ऑफ करते हैं। और मेरी बात सुनो, हैप्पी न्यू ईयर आपको कल के लिए। ओके। ओके। और ध्यान रखना नया साल आ रहा है, इसका मतलब है कुछ ऐसा नया नियम बनाओ जिससे कि आपका लाइफ बहुत अच्छा सिक्योर हो जाए। ठीक है।